इकोनॉमिक सर्वे का लक्ष्य होता है कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करे और साथ ही सरकार को सुझाव दे कि कैसे इकोनॉमी को और मजबूत बनाया जाए। इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में कुछ चौंकाने वाली चीजें आई हैं। ऐसे सुझाव जिसकी सराहना तो की जा रही है, लेकिन सवाल है कि इतने बोल्ड रिफॉर्म सरकार कर पाएगी या नहीं। हम खास चर्चा कर रहे हैं उस टीम से जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे बनाया है। हमारे साथ है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अर्चना माथुर और डेप्यूटी इकोनॉमिक एडवाइजर वीरेंद्र सिंह। स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज से इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सुब्रमण्यन जी, सबसे पहले अगर जीडीपी की हम बात करें, हमारा एस्टिमेट है, आपका एस्टिमेट है कि 7 से 7.25% के बीच में जीडीपी रह सकती है, और ये तब भी जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आया हुआ है। क्या इसमें तभी ये फिगर हमें देखने को मिलेगा अगर चीन में संकट गहरा जाता है, हालत वहां और खराब हो जाती है? Yes, you see, you raise a very good point जो आपने कहा, मतलब एशिया में काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है, और उसी कारण हमने जो दिया है जीडीपी फोरकास्ट, उसमें रेंज दिया है 7 से 7.25। तो अगर कुछ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एशिया में खराब हो जाए, देन वी विल बी एट द लोअर एंड ऑफ द फोरकास्ट 7%। पर अगर मॉनसून अच्छी रही अगली साल, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में मतलब इतने सारे ट्रबल्स नहीं हो, देन वी कैन होप टू रीच 7.8, विच वुड बी बेटर देन दिस ईयर। हमने रेंज इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत मतलब पॉसिबिलिटीज हैं पॉजिटिव, पर ऑल्सो जो मतलब आपने जो कही चीन वगैरह में, उन कारणों के वजह हम लोग वी कैन ऑल्सो बी ऑन द लोअर साइड। इस बात पर बस एक और पॉइंट आप मेंशन करते हैं कि सस्ते क्रूड का जितना हमें सपोर्ट मिल रहा है वो हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन वो टाइड टर्न होगी। अब जब वो स्थिति बदलेगी तब क्या हमारे लिए इस फिगर को मेंटेन करना और मुश्किल हो जाएगा? अभी तक तो फिलहाल फोरकास्ट ये है कि अगले साल भी ऑयल प्राइसेस विल रिमेन रिलेटिवली लो, क्योंकि अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इतनी वीक है तो ऑयल वगैरह कमोडिटीज के लिए डिमांड भी वीक रहती है, तो इसलिए प्राइस ऑफ ऑयल विल बी लो। तो पर ये हो सकता है कि दैट समथिंग हैपन्स और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं, एंड इट इज ट्रू, अगर ऑयल प्राइस अगर बढ़ेंगे तो इट विल इम्पैक्ट आवर बजट, एंड सो we have to, it will make things a bit more difficult. पर अभी तक एक्सपेक्टेशन है कि oil prices will remain relatively low. I don't know, अर्चना जी? देखिए, जो रशिया है, ये ओपेक कंट्रीज हैं, वो लोग तो अभी घटा नहीं रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन जो है कंट्रोल नहीं करेंगे, तो अभी प्राइसेस जो हैं ऐसे ही लो ही रहने वाली। उधर शेल गैस भी देखिए यूएसए में जैसे काफ़ी शुरू हुआ है काम, उस पर प्रोडक्शन भी हुआ है। सो ऑन द होल इट इज़ अनलाइकली दैट द प्राइसेस विल रियली गो अप सब्सटेंशियली इन द कोर्स ऑफ दिस ईयर। ओके, मैं अब इस भाग पर आना चाहती हूँ जिस बात पर सारी हेडलाइन बन रही है। हालांकि वो आपकी इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा पोर्शन नहीं है, लेकिन जहां आप कहते हैं कि बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं अमीर लोगों को, और इसका फिगर एक एस्टिमेट आ रहा है 1 लाख करोड़ रुपए का। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत है? देखिए, गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड इट हैज टू डिसाइड कि मतलब क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं और क्या क्या किन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए। सो इफ वी गिव जैसे हम सब्सिडीज देते हैं फूड के लिए, केरोसिन के लिए, हम इसलिए देते हैं क्योंकि दीज आर वेरी पुअर वल्नरेबल पीपल एंड दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। पर द लॉजिक की हम लोग मतलब जो बहुत अमीर हैं उनको भी सब्सिडीज दें, उसमें थोड़ा मतलब देयर इज एन इशू देयर। तो हमने क्या किया सर्वे में, वी जस्ट क्वांटिफाइड, मतलब कि मतलब अमीर लोगों के लिए कितना ऐसे गवर्नमेंट से इम्प्लिसिट सब्सिडीज मिलते हैं। इट्स नॉट जस्ट डायरेक्ट सब्सिडी, पर ऑल्सो कि अगर रेगुलर टैक्स 15% का है तो किसी कमोडिटी पे 2% का टैक्स हो जाता है। तो so this is to just bring to the surface कि
कैसे हाउ गवर्नमेंट मनी इज स्पेंट और हाउ गवर्नमेंट टैक्सेस आर लेकिन इसमें जो कुछ सुझाव है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्मॉल सेविंग्स को आप टैक्स कीजिए और गोल्ड जो 2% की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से गोल्ड की बात करें उसको आप टैक्स कीजिए, एयरफेयर्स को ज्यादा महंगा बना दीजिए, ये बहुत ही अनपॉपुलर कदम होंगे। आपको लगता है सरकार ऐसे कदम उठा पाएगी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्मॉल सेविंग्स को टैक्स करिए एट ऑल, या हम यही कह रहे हैं कि स्मॉल सेविंग्स में अभी जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे कितना इंटरेस्ट मिलता है जैसे बैंक अकाउंट में और कितना मिलता है स्मॉल सेविंग्स में, उसमें बहुत फर्क है और उसमें बहुत सब्सिडी है। इसमें टैक्स करने की बात नहीं है, इसमें अगर सब्सिडी को कम कर सकते हैं वो बात है। तो नो वन इज सेइंग वी शुड टैक्स मोर। और सिमिलरली गोल्ड में हमने जीएसटी रिपोर्ट में भी लिखा था कि हम अगर आप देखेंगे गोल्ड जैसे हु रियली कंज्यूम्स गोल्ड, हमने एस्टिमेट किया था जीएसटी रिपोर्ट में कि समथिंग लाइक 80% ऑफ द गोल्ड कंजम्पशन इज बाय द टॉप 10 और 20%। तो हम सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास को हेल्प दे रहे हैं, पर एक्चुअली द रियल बेनिफिशियरी आर पीपल हु आर वेरी रिच। यही बात है। आपका बिल्कुल सही आकलन है, लेकिन जो मेरा मूल सवाल था कि क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसे बोल्ड और शायद अनपॉपुलर मूव्स लेने को तैयार हो सकती है? तो देखिए, इसमें ऐसे है कि ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात जो है उसमें गवर्नमेंट has an announced plan to phase out exemptions. अगर GST implement हुआ तो GST will also reduce some of these subsidies. जैसे aviation का tax है, दूसरे commodities के जो taxes हैं, that the GST will help correct many of this because we'll get a more standard rate, fewer exemptions. तो उसके कारण हो सकता है ये सब। ओके, एंड ऑलरेडी स्मॉल बस एग्जेम्पशंस पर मुझे आपको पूछना था, और ऐसे एग्जेम्पशंस को कम करने की बात है। दूसरी तरफ क्या आपको नहीं लगता फिर जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है आम लोगों के लिए 33% का सेस वगैरह मिलाकर, उसको भी कम करना चाहिए? अगर कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का एक टाइमलाइन है तो आम लोग क्यों 33% टैक्स दें? नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट एग्जेम्पशंस निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज है। सेकंड चीज आप जो कह रहे हैं 30%, आपने कहा 30% आम आदमी, हम ये जो है बहुत ही मतलब मिसलीडिंग फ्रेज है, क्योंकि हमने दिखाया है कि इसमें जो 30% टैक्स पे करता है, he is amongst the 0.5 richest person in the country. तो ये आम आदमी नहीं है, ये जो 30% टैक्स दे रहा है। ओके, एग्रीकल्चर पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगी। एग्रीकल्चर की, रूरल डिस्ट्रेस की बहुत बड़ी क्राइसिस इस बार चल रही है और आपने काफी डिटेल में इसके समाधान की बात की है, जहां इरिगेशन पर फोकस है, पानी का स्तर बढ़ाने पर फोकस है, लेकिन फौरी राहत के तौर पर कौन से बड़े स्टेप्स होने चाहिए आपके मुताबिक? क्या क्रॉप इंश्योरेंस ऐसी बड़ी क्राइसिस के लिए काफी है? वीरेंद्र जी, आप बात करिए। क्रॉप इंश्योरेंस डेफिनेटली एक स्टेप है जिससे काफ़ी हद तक इस समस्या का निदान मेरे ख्याल से पॉसिबल लगता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो इनिशिएटिव्स है सरकार ने लिए हैं, वो भी बेसिकली इस समस्या को का समाधान करेंगे। पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जितनी भी स्कीम्स है, ये सारी जितने सुझाव, जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, इससे काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि इसका निदान होगा। और साथ साथ में इसको थोड़ा सा लिंक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है, उसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसके बेसिकली इसका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो हमारे जो भी अभी सरकार के इनिशिएटिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए है, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीकेशन है, लेकिन ये थोड़ी मीडियम टू लॉन्ग टर्म चीजें हैं। अब क्राइसिस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल, जी
क्राइसिस के लिए ये जो विंजी ने कहा फसल बीमा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फार्मर्स अगेंस्ट वेदर शॉक्स एंड थिंग्स। पर उसके अलावा हम लोग शॉर्ट रन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रूरल रोड्स, इट हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन रूरल इनकम्स, क्योंकि अगर हम फार्मर्स को कनेक्ट करते हैं मार्केट्स के साथ उसका बहुत फायदा होता है। सिमिलरली अगर एनरेगा में इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग एसेट्स, जैसे पॉन्ड्स बना सकते हैं, इरिगेशन बना सकते हैं, बिल्डिंग एसेट्स लाइक दिस विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन इवन इन द शॉर्ट रन। एंड जो बजट जो है उसमें फार्म और फार्मर्स वेलफेयर पे काफी फोकस करेगा। बिल्कुल। जो जैम स्कीम है और ये आपके एक पेट प्रोजेक्ट पे है, जनधन, आधार और मोबाइल का कॉम्बो, क्या ये रूरल डिस्ट्रेस के इस सिचुएशन में ज्यादा काम आ सकता था? ये एक तरह से बड़ा टेस्ट था जैम का, और क्या इस टेस्ट में जैम ने कैसे फेयर किया है आपके मुताबिक? पहले अर्चना जी, ये जो पहल का जो हम एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में बताएंगे। पहल में तो ये था डिसाइडेड कि हम लोग डायरेक्ट सब्सिडी देंगे एलपीजी के लिए। तो पहले महीने जस्ट टू कवर ऑल द कंज्यूमर्स उन्होंने पहले महीने दे दिया, जिससे कि अपने जेब से एज सच टारगेटेड पीपल को प्रॉब्लम ना हो, सारे लोगों को जो गैस कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हर महीने डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में जाता है। तो उस तरह जो है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और इसके तहत बहुत सारे लोगों ने, आई वुड लाइक टू मेंशन, वॉलंटरीली करीब 75 लाख लोगों ने ये सब्सिडी गिव अप भी करी है। तो उससे फायदा ये है कि द एडवांटेजेस दैट वो जो बच रही है सब्सिडाइज अमाउंट वो रूरल एरियाज में जा रही है, और ऑलरेडी नया आउटलेट्स खोले गए हैं जिससे कि उनको फायदा हो और क्लीन फ्यूल का। पर ये जैम का जो पोटेंशियल है रूरल एरियाज में बहुत है। आई मीन कई स्टेट्स में अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यूजिंग जैम फॉर केरोसिन और फूड सब्सिडीज में, जैसे पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में ये सब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। तो इससे व्हाट वी फाइंड कि जैसे एनरेगा पेमेंट्स में भी वी यूजिंग बायोमेट्रिक्स टू प्रोवाइड दिस, तो उससे काफी मतलब फायदा ये होता है कि द मनी रीचेस क्विकर, इसमें जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं वो एलिमिनेट होते हैं, तो उससे सेविंग्स जो आती है दैट कैन बी प्लाउड बैक इनटू एग्रीकल्चर एंड द रूरल सेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सुब्रमण्यन जी और आपकी पूरी टीम को हमारे साथ इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।